Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Veer Bal Divas. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. देखिए वीर बाल दिवस हमारे देश के अंदर हर साल 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस का अनाउंसमेंट किया था। बेसिकली दिस इज द डे ऑन विच द टू सन्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अटेंड मार्टायरडम, शहीद हुए थे इस दिन को। क्या हुआ था 26 दिसंबर को? तो 26 दिसंबर 1707 को साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, द टू सन्स ऑफ Sri Guru Gobind Singh attained martyrdom when they were executed on the orders of Aurangzeb. तो उन दोनों की ही याद में, इन लोगों की ही याद में फिर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है हमारे देश के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो ये वह थे 10th सिख गुरु। उसके बाद से ये पर्सनिफाइड गुरु का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखिज्म के अंदर खत्म हो गया। सिंस देन आदि गुरु ग्रंथ इज कंसिडर्ड टू बी द एटर्नल गुरु ऑफ सिक्स। तो ही बिकेम, अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो वो 10वें गुरु थे और उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो सैक्रेड टेक्स्ट बुक है सिखिज्म के अंदर, उसको माना जाता रहा है एज एटर्नल गुरु इन सिखिज्म। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ही अटेंड दिस guruship at the age of 9 following the demise of his father Guru Tegh Bahadur, who was 9th Sikh Guru। और गुरु गोविंद सिंह जी के कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो ये 5K 5K का जो कंट्रीब्यूशन है सिखिज्म के अंदर उसको दिया था। 5K इंक्लूड्स केस, अनकट हेयर, कंघा, वुडन कॉम्ब, करा, आयरन और स्टील ब्रेसलेट, किरपान द डैगर एंड कचेरस मतलब शॉर्ट ब्रीचेस। दिस तो ये 5K का कॉन्सेप्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक सैक्रेड कॉन्सेप्ट है सिखिज्म के अंदर वो दिया था। ही फॉट अगेंस्ट मुगल्स इन द बैटल ऑफ मुक्तसर इन 1705 and Guru Gobind Singh Ji was killed by a Mughal assassin in 1708, a year after death of Aurangzeb। तो ये सब कुछ हिस्ट्री से संबंधित बातें हैं जो आपको बेसिक हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है करंट अफेयर्स में पीटी पर्सपेक्टिव से बस आप याद रखिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर हर साल को, एंड विच इज मार्टायरडम डे ऑफ द टू सन्स ऑफ 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के ऊपर, सिख गुरुज के ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बेसिक हिस्ट्री में तो पढ़ा ही गया होगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने आपको हिंट्स भी दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रूपी पेमेंट फॉर ऑयल विथ यूएई। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट रूपी पेमेंट फॉर ऑयल टू यूएई। देखिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसी साल 2023 के ही जुलाई महीने में भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसने यूएई की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम ही है सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई, उसके साथ एक एमओयू साइन किया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रेड इन लोकल करेंसीज। तो क्या होता है लोकल करेंसी ट्रेड, जिसका अग्रीमेंट साइन किया इंडिया और यूएई ने, ये है क्या? तो बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होगा उसमें अब किसी इंटरनेशनल करेंसी से या डॉलर या यूरो का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। भारत के जो इम्पोर्टर्स होंगे वो रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, जबकि दुबई के जो इम्पोर्टर्स होंगे वो उनकी लोकल करेंसी दैट इज दिरहम उसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो मान लीजिए कि हमारे पास दिरहम आया, हम लोग एक्सपोर्टर हैं किसी चीज़ का, भारत से कुछ एक्सपोर्ट होता है यूएई में, तो हमारे पास पेमेंट आएगा दिरहम में। उसी दिरहम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हमें दुबई से खरीदनी है तो इम्पोर्ट करनी है। तो लाइक वाइज दुबई का कोई एक्सपोर्टर है, उसको पेमेंट होगा रुपए में और उस रुपए का इस्तेमाल हो सकता है अगर भारत से कुछ इम्पोर्ट करना है तो।
So that is how the India UAE local currency trade will work. So this will reduce our over dependence on international currencies like US dollar and euros. ये एग्रीमेंट तो हमने जुलाई महीने में साइन कर दिया था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई है। तो भारत, करंट न्यूज़ तो यही है कि इंडिया जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और क्रूड ऑयल का हेवी इंपोर्टर है। अब हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि नाउ वी कैन बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई बाय पेइंग इन रुपी। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन मतलब ओवर डिपेंडेंस ओवर डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और इससे कैसा है कि रुपए का इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी इंप्रूव होगा। मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड, चलिए बायलैटरल लेवल पे ही सही, बट मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी विल इंक्रीज रुपीज स्टेचर एट इंटरनेशनल लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 80 से लगभग 85% तक, अबाउट 80 to 85% ऑफ द ऑयल that is being consumed in India is made through our import। उसके लिए हमें बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना पड़ता है, बट अगर हम ज़्यादा ज़्यादा रुपए में पेमेंट कर पाए तो वी कुड एंड अप सेविंग ऑन आवर फॉरेक्स रिजर्व। दूसरा, विथ मोर एंड मोर सच लोकल करेंसी ट्रेड आवर ओवर डिपेंडेंस अपॉन इंटरनेशनल करेंसीज विल कम डाउन, and this is how India will be less affected in case of some global monetary shock। ग्लोबल मॉनेटरी शॉक से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि यूएस कोई मेजर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, यूएस की वहाँ की जो फेडरल रिजर्व है, जो उनकी सेंट्रल बैंक है, वो मेजर कोई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिससे डॉलर की सप्लाई चेंज होती है इंटरनेशनल मार्केट में, या तो एक्सेसिवली बढ़ती है या घटती है। उस केस में होगा क्या कि एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा रुपए का डॉलर की तुलना में। और अगर हम ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं अगर डॉलर में, तो उस केस में देयर कुड बी अ शॉक बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एक्सचेंज रेट, स्विफ्ट चेंज इन द एक्सचेंज रेट। उसी को कहा गया ग्लोबल मॉनेटरी शॉक, जिससे बचा जा सकता है इफ मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड इन लोकल करेंसी इज प्रोमोटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about article OSIRIS Apex। तो 3-4 दफा मैंने आपको एक टॉपिक कराया है OSIRIS रेक्स, बट अब एक नया उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आ रहा है OSIRIS एपेक्स। OSIRIS रेक्स मैंने आपको कराया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, पहले उसको देखेंगे एंड देन वी विल सी द करंट डेवलपमेंट। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं पहले ओसिरिस रेक्स मिशन की। ये ओसिरिस रेक्स मिशन वाज अ नासा मिशन। इसको स्टार्ट किया गया 2016 में। इसका मुख्य गोल था कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है एस्टेरॉयड बेन्नू, जो एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, यानी कि अर्थ से काफ़ी क्लोज फ्लाई बाई करता है। तो एस्टेरॉयड बेन्नू पे जाकर के ओसिरिस रेक्स मिशन ऑफ नासा का गोल था कि एस्टेरॉयड बेन्नू से रॉक सैंपल कलेक्ट करे और वापस अर्थ पे लेकर के आए, जिसको फिर स्टडी करके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन सम अदर प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा जाना जा सके। दैट वाज द पर्पस ऑफ ओसिरिस रेक्स मिशन। इसी तरीके का एक मिशन जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी भेजा था, जिसका नाम था हायाबुसा मिशन। ओसिरिस रेक्स मिशन की अगर बात की जाए तो 2016 में इसको भेजा गया। ये 2020 में रॉक सैंपल इसने कलेक्ट कर लिया। पहुंच तो गया था ये बेन्नू के ऊपर 2018 में ही, 2020 में इसने रॉक सैंपल कलेक्ट कर लिया बेन्नू से, एंड इट रिटर्न टू द अर्थ ऑन दिस ईयर ओनली 2023। ये हुआ था इस साल सितंबर महीने में। सितंबर 24 को आप देख सकते हैं द स्पेस क्राफ्ट केम बैक टू द अर्थ विथ रॉक सैंपल। तो लगभग 250 ग्राम का रॉक सैंपल लेकर के आया दिस ओसिरिस रेक्स मिशन फ्रॉम एस्टेरॉयड बेन्नू। और जिसकी मदद से, जिसकी स्टडी हो रही है, इस रॉक सैंपल की स्टडी हो रही है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स बेसिकली, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट इन द यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में भी पता करने की कोशिश की जा रही है विद द स्टडी ऑफ द रॉक सैंपल ब्रॉट बाय ओसिरिस रेक्स मिशन फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेन्नू। आई थिंक आपको याद आ ही रहा होगा ये ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में, इस साल लौट करके आया है, बट उसमें अब एक फर्दर डेवलपमेंट हो गया है। एक और
एस्टेरॉयड है, नियर अर्थ एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड एपोफिस। नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स वो एस्टेरॉयड्स होते हैं वो पासेस क्लोज टू द अर्थ्स ऑर्बिट। एस्टेरॉयड एपोफिस की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सिलिकेट है, रॉकी मटेरियल है, इसीलिए इसको कहा जाता है एस टाइप एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड एपोफिस। अब कैसा है कि ये जो ओसिरिक्स रेक्स मिशन भेजा गया था इन ऑर्डर टू ब्रिंग रॉक सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉयड बेन्नू, उसी ओसिरिक्स रेक्स को अब भेजा जाएगा इन ऑर्डर टू स्टडी दिस एस्टेरॉयड एपोफिस। होगा क्या कि एस्टेरॉयड एपोफिस अप्रैल 2029 में हमारे अर्थ के काफी करीब से होते हुए गुजरेगा। इट विल फ्लाई बाय आवर अर्थ इन अप्रैल 2029। और उस वक्त जब ये अर्थ के काफी नजदीक होगा उस वक्त इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, उसको स्टडी करने के लिए ओसिरिस रेक्स को दोबारा से काम पे लगाया जा रहा है। सो नाउ ओसिरिस रेक्स हैज बीन अगेन लॉन्च्ड। This time, the goal is not to bring back any rock sample, but the goal is to study the impact of gravitational pull of the Earth when this asteroid Apophis fly by Earth in April 2029. बट जब ओसिरिक्स रेक्स को दोबारा ओसिरिक्स रेक्स को जब भेजा जा रहा है फॉर नेक्स्ट मिशन दैट इज टू स्टडी एस्टेरॉयड एपोफिस, तो अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है ओसिरिक्स एपेक्स। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओसिरिक्स रेक्स क्या है? ओसिरिक्स रेक्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, एस्ट्रॉयड बेन्नू से रॉक सैंपल लेकर के आ गया। ओसिरिक्स एपेक्स क्या है? एपोफिस एस्ट्रॉयड का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, उसको वो स्टडी करेगा। और तब जब ये एस्ट्रॉयड एपोफिस विल फ्लाई बाय अर्थ इन अप्रैल 2029। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गुड गवर्नेंस डे। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंस में कहीं आप पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं इसका। देखिए, हर साल 25 दिसंबर को निकल का दिन इसको हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसको साल 2014 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो गुड गवर्नेंस डे इस दिन मनाया जाता है। और 2019 से फिर भारत सरकार ने क्या किया है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश करना शुरू किया है गुड गवर्नेंस डे के दिन। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पैरामीटर। तो जब गुड गवर्नेंस इंडेक्स और पब्लिक डोमेन में आएगा तो उसको फिर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूंगा। अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या क्या गुड गवर्नेंस की रैंकिंग है, स्कोर है, वो मैं आपको बताऊंगा। The next topic is about Strait of Gibraltar. Iran threatens to close this Strait of Gibraltar. Again, this topic is important from prelims exam point of view. Places in news में आप मान सकते हैं कि Strait of Gibraltar is now important, क्योंकि इसका जिक्र आया है। कहाँ है Strait of Gibraltar, वो भी जरा समझते हैं। एक Strait of Gibraltar जो है वो मेडिटेरियन सी को सेपरेट करता है फ्रॉम अटलांटिक ओशन। इस साइड में अटलांटिक ओशन, दिस अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये तो बात हो गई वाटर बॉडीज की। अगर लैंड की बात की जाए तो एक साइड में वेस्टर्न अफ्रीका है और दूसरे तरफ यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका को ये सेग्रीगेट करता है। अगर बात की जाए किन किन देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो एक तरफ तो आप स्पेन देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो छोटा सा एक लैंड का स्ट्रेच है जिब्राल्टर, ये दिस जिब्राल्टर एक्चुअली बिलोंग्स टू यूके। बाकी पूरा पूरा लैंड तो स्पेन का है, बट यहाँ पे जो छोटा सा लैंड स्ट्रेच है जिब्राल्टर, दैट बिलोंग्स टू यूके। वैसे ही अगर दूसरे साइड में बात की जाए तो ये लैंड बिलोंग्स टू मोरक्को, बट एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, दिस स्यूटा बिलोंग्स टू स्पेन। तो एक तरफ यूके है, स्पेन साइड में यूके है जिब्राल्टर लैंड स्ट्रेच के ऊपर, और मोरक्को साइड में स्पेन का छोटा सा लैंड मास है स्यूटा। बाकी तो मेन लैंड इज बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, जिसके बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया
अनाउंस्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्यों इसको बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया? एवरी ईयर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ सी बर्ड्स यूज दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर टू पास from this region. Strait of Gibraltar is one of the busiest sea route, internationally used sea route. हर मिनट यहाँ पे हर 5 मिनट पे कोई ना कोई लार्ज वेसल स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पास होता है। करंट न्यूज क्या है, क्यों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हाल फिलहाल में न्यूज में आया? क्योंकि ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर अटैक करके इसको क्लोज कर देगा इफ Israel does not stop its offensive in the Gaza region। आपको कुछ दिनों पहले मैंने कराया था कि कैसे ईरान की मदद से यहाँ के जो हूती सियाज हैं इन यमन, these हूती सियाज are frequently targeting the vessels passing through this बाब अल मंडाब स्ट्रेट। अब ईरान ने धमकी दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को भी क्लोज कर देगा। देखिए ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। इवन आई हैव टू लुक इन कि ईरान यहाँ कैसे धमकी दे रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को बंद करने का, क्योंकि यहाँ पे ईरान का कोई लोकल स्टैंडाई है नहीं, कोई बहुत ग्राउंड फुटप्रिंट तो उसका है नहीं। बाबल मंडेब में वो अटैक करा सकता था वाया हुती, बट हाउ इट इज थ्रेटनिंग टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दैट इज एन इंटरेस्टिंग मैटर। उसको देखना होगा कि किस ग्राउंड पे धमकी दे रहा है। हाँ वो बात अलग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान जब चाहे बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल ईरान और आप कह सकते हैं यहाँ पे एक तरफ यूएई है और ओमान है, उनके बीच में ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का काफी अच्छा कंट्रोल है। हाउ इट इज थ्रेटनिंग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दैट इज टू बी सीन। अभी ये टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हमारे डिस्कशन से मैंने दिया है, बट स्ट्रेट्स के ऊपर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो साउथ ईस्ट एशिया में है उसके इसके ऊपर मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया, थोड़ा हिंट्स भी दे दिया यहाँ पे। इस हिंट्स को देख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, तो देखिए चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी हों, वो भी बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से ही, ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।